So hey everybody, my name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2024-25 बैच के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का चैप्टर। फ्रैंक की बुक में ये चैप्टर नंबर 4 है। इसके पहले मैंने आपसे डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड का चैप्टर का वीडियो अपलोड किया है। यहां पर आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं और आपको प्लेलिस्ट का एक्सेस मिल जाने वाला है। आपकी क्या ख्वाहिशें हैं, क्या फरमाइशें हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो डेडिकेटेड है आईएससी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना। तो बस अब हमें क्या करना है, अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है along with the live classes and the study material जो कि एक्सक्लूसिव होगा और मैं आप पे घर तक डिलीवर करूं, तो ये फतेह कोर्स आपके लिए है जिसमें हम एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की along with the बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराते हैं एक्सक्लूसिवली फॉर द आईएससी स्टूडेंट्स एट अ प्राइस ऑफ जस्ट 15,000 रुपीज, जिसके अंदर आपके तीनों मेन सब्जेक्ट्स कवर होंगे और एंट्रेंस के भी सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे। 6 बुक सेट्स आपके घर पर डिलीवर किया जाएगा इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। फिर अगला कोर्स है हमारे पास स्पार्टन्स, जिसके अंदर आप अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स की पढ़ाई हमारे साथ कर सकते हैं। इसका फीस फॉर द एंटायर कोर्स इज 10,000 रुपीज और इसमें भी 3 बुक सेट्स आपके घर पर डिलीवर किए जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि मेरे साथ आपको ऑफलाइन सेंटर्स में पढ़ना है, तो लखनऊ के अंदर हमारे ऑफलाइन सेंटर्स हैं, एक आलमबाग में और एक हजरतगंज के अंदर। आप 8112601234 पर फटाफट से कॉल करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा हम लोग अपनी पढ़ाई। और इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है जरा फटाफट से देख लो। सबसे पहले हमको इसके अंदर पढ़ना है इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी एंड उसके टाइप्स और क्रॉस इलास्टिसिटी उसके टाइप्स। इतने सारी चीजें हमको इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर पढ़नी ही पढ़नी है। आओ जरा बात करते हैं कि ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। अच्छा, बिफोर आई बिगिन, ये जितने भी क्लास नोट्स हैं ये सभी बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाने वाला है, आप जाओ एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाओ, इकोनॉमिक्स के फोल्डर में आपको ये वाले नोट्स मिल जाएंगे। जो भी मैंने ये पूरी एंटायर पीपीटी विल बी सेंड टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप इस चीज का आराम से पूरी तरह से आप फायदा उठा सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच में। तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है सर? इलास्टिसिटी का ना एक बेसिक सा एक टर्म बताऊं, इसका मतलब होता है खिंचाव, ठीक है ना। मतलब किस चीज में खिंचाव? डिमांड में खिंचाव। मतलब डिमांड में क्या चेंजेस आ रहे हैं बाय द चेंज ऑफ एनी ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट्स। अगर प्राइस की वजह से डिमांड हमारी फ्लक्चुएट हो रही है तो उसको बोलेंगे बच्चा पाड़ी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर इनकम की वजह से मेरी डिमांड में कोई चेंज आ रहा है तो उसको बोलेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है ना। तो मैंने यहां पर आप लोगों के लिए एकदम वो डेफिनेशन लिखी है जिसको पढ़कर तुम्हारी मैम खुश हो जाएंगी। आओ जरा फटाफट से देखते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज, देखो पहला तो कीवर्ड ये रिस्पॉन्सिवनेस ही है। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स एनी डिटर्मिनेंट्स, उसको बोलते हैं हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है ना। डिमांड में कोई भी चेंज आ रहा है, किसी भी डिटर्मिनेंट्स के चेंज होने से उसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेंगे। अब कॉन्सेप्ट आएगा कि कितनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। तो अपने कोर्स के अंदर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सिलेबस में है। तो पहला इलास्टिसिटी है हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको हम लोग ईपी से रिप्रेजेंट करेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। तो अगर इसकी हमें डेफिनेशन लिखनी हो जिससे मैडम हमारी खुश हो जाए स्कूल की, तो आप क्या लिखोगे? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा पार्टी EY से। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या हुआ? इनकम की वजह से डिमांड में कितना फर्क आ रहा है। तो रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू चेंज इन इट्स इनकम, उसको बोलेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? EXY से रिप्रेजेंट करेंगे। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? मतलब डिमांड एक गुड की चेंज हो रही है, प्राइस किसी और गुड का चेंज हो रहा है।
जैसे सब्स्टिट्यूट्स, कॉम्प्लीमेंट्री, वो वाले केस, मतलब प्राइस पेप्सोडेंट का चेंज हो रहा है और डिमांड कोलगेट की चेंज हो रही है, इसको बोलेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहां पर EXY मतलब दो गुड्स के कंपैरिजन के बीच में आपको क्रॉस इलास्टिसिटी पढ़ना है। तो एक एक करके चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पोर्शन पर आते हैं हम लोग, व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आसान बात है, आसान भाषा है। आओ जरा देखते हैं व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मैंने मतलब आपको बताया है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस। प्राइस की वजह से कितना डिमांड हमारा चेंज हो रहा है, उसको बोलेंगे हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा बाबू, निकालते कैसे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? यह कैलकुलेट किया जाता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड with respect to percentage change in price। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है? परसेंट, डेल्टा मतलब क्या है? डेल्टा मतलब चेंज, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इस मेथड से हम लोग इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो भैया, आइए जरा देखा जाए कि डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, मतलब कितने टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी हैं जो हमको पढ़नी है। एक एक करके सारी बातें बताएंगे और आपको सारी चीजें क्लियर भी करेंगे। चलो आओ मेरे साथ साथ देखो। डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या? सबसे पहला है परफेक्टली इनइलास्टिक। इसको बोलते हैं बेटा EP इज इक्वल्स टू 0। मेरे साथ साथ डायग्राम बनाना। परफेक्टली इनइलास्टिक क्या होता है अभी तुम समझ जाओगे, 1 मिनट के अंदर तुम समझ जाओगे। ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, ये वाई एक्सिस, यहां पे है प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी डिमांड। अब ये देखो, परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब क्या हो गया? ये क्वांटिटी हो गई, ये डिमांड है। मतलब प्राइस चाहे P हो, चाहे प्राइस P डैश हो जाए, चाहे प्राइस बढ़ जाए, चाहे प्राइस कम हो जाए, क्वांटिटी हमेशा कांस्टेंट होगी, डिमांड हमेशा कांस्टेंट होगी। इसको बोलते हैं हम लोग परफेक्टली इनइलास्टिक। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। परफेक्टली इनइलास्टिक क्या होता है, सब बच्चों को समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा नेसेसरी गुड्स। नेसेसरी गुड्स, नेसेसरी गुड्स का मतलब क्या हो गया बेटा? जैसे कि तुम्हारा एग्जाम्पल मेडिसिन। अब ऐसा तो नहीं है कि भैया अगर मान लो बाबू तुमको ना बुखार आ गया, अब बुखार में तुम्हें खानी है पैरासीटामोल, पापा बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, पैरासीटामोल तो मैं तभी खिलाऊंगा जब पैरासीटामोल सस्ती होगी, अभी तो मार्केट में बहुत महंगी है। ऐसा होगा क्या? पापा ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। भैया दवाई है, चाहिए ही चाहिए, जितने भी पैसे की आती हो। अब कभी ऐसा भी तो नहीं कहेंगे पापा कि यार पैरासीटामोल बड़ी सस्ती हो गई, तुम पहले एक ही खाती थी, अब लो दो दो खानी पड़ेगी तुमको पैरासीटामोल। ऐसा भी तो नहीं होगा ना साहेब। तो मतलब क्या है, प्राइस चाहे कुछ भी फ्लक्चुएट करे, डिमांड अगर हमारी कांस्टेंट रहेगी हमेशा, उसको बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अभी इनइलास्टिक पर आते हैं, उसके पहले मैं आपको बताता हूं कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड किसको कहते हैं। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मतलब EP इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। EP इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। आओ जरा इसका डायग्राम बनाते हैं, मेरे साथ साथ बनाओ। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, यहां पर है बेटा प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी डिमांड। इस प्राइस P पर यह डिमांड है। इसका मतलब कंज्यूमर क्या कह रहा है कि अगर P प्राइस है तो जितना मर्जी चाहो उतना मर्जी मैं कंज्यूम कर लूंगा। लेकिन कंज्यूमर पागल है, अगर जरा सा भी तुमने प्राइस बढ़ा दिया तो मैं कुछ भी डिमांड नहीं करूंगा। मतलब ये प्राइस सेंसिटिव है। प्राइस के हल्के चेंज होने से डिमांड पर बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है। इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जिसको हम लोग लिखते हैं EP इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट से। जो बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव है उसको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक, जो बिल्कुल नहीं है उसको बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक। बात समझ में आ रही है? इस प्राइस पर जितना मर्जी चाहो उतना डिमांड करने को तैयार है, लेकिन जरा सा भी प्राइस बढ़ा दिया तो कुछ भी डिमांड नहीं करेंगे। क्लियर 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 क्लियर। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज है तारीख 20 ऑफ जून और होपफुली आपको ये वीडियो बहुत जल्दी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोपहर के 3:30 बजे के आसपास मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है ना। तो परफेक्टली इलास्टिक
डिमांड क्या होती है तुम्हें ये समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। चलो भाई अब आते हैं हम लोग यूनिटरी इलास्टिक डिमांड पर। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है, ईपी इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या होता है, आओ जरा डायग्राम बनाकर समझ लेते हैं। यहां पर है प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी। ठीक सर, ये डिमांड है। कहना क्या चाहता है, ये है P, ये है Q, ये है Q डैश, ये है P डैश। कहना क्या चाहते हैं कि जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतना क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। मतलब चेंज इन प्राइस इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी। इसको बोलते हैं हम लोग यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। मतलब जितना प्राइस में चेंज आ रहा है, अगर 10% से प्राइस कम हो रहा है तो 10% से डिमांड बढ़ जा रही है। तुम बात समझ रहे हो, चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी। इसको बोलेंगे हमेशा हम लोग यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चले भैया बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा इलास्टिक डिमांड। ये आई गलत लिख गया है, इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड को बोलते हैं बेटा ईपी इज मोर देन 1। इलास्टिक डिमांड मतलब ईपी इज मोर देन 1। आओ जरा इसका डायग्राम देखते हैं और समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, यहां पर है प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी डिमांड। बहुत ध्यान से देखो, ये बनाया मैंने डिमांड कर्व। कहना क्या चाहता है, कहना यह चाहता है प्राइस में जरा सा चेंज, क्वांटिटी में बहुत सारा चेंज। प्राइस में थोड़ा सा चेंज हुआ और क्वांटिटी में बहुत सारा चेंज हो गया। इसको बोलेंगे हम लोग इलास्टिक डिमांड। कई सारी किताबों में इसको मोर इलास्टिक भी कहा गया है। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या है, चेंज इन क्वांटिटी इज मोर देन चेंज इन प्राइस। प्राइस में थोड़ा सा चेंज, डिमांड में बहुत सारा चेंज, इसको बोलते हैं हम लोग इलास्टिक डिमांड। क्लियर है बच्चा पार्टी, समझ आया सभी कुछ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई मुसीबत तो नहीं। एक एक बात आंखों के रास्ते दिल में उतर रही है, आराम आराम से उतर रही है। चले लास्ट इलास्टिसिटी पे आते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है, ईपी एक्सक्यूज मी, ईपी इज लेस देन 1। ईपी इज लेस देन 1। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, चलो मेरे साथ साथ बनाओ। वीडियो को पॉज कर लो और साथ साथ डायग्राम बना लो। यहां पर है प्राइस, यहां पर है क्वांटिटी डिमांड। ये बन गया डिमांड कर्व। ये P है, ये Q, Q डैश P डैश। इसका कहने का मतलब क्या है, प्राइस में बहुत सारा चेंज और क्वांटिटी में थोड़ा सा चेंज। कहना क्या चाहते हैं, चेंज इन प्राइस इज मोर देन चेंज इन क्वांटिटी। इसको बोलेंगे हम लोग इन इलास्टिक डिमांड। कई किताबों में इसको लेस इलास्टिक भी कहा गया है। समझ में आ रही है सब बच्चों को, एक एक बात आंखों के रास्ते दिल में उतर रही है कि नहीं। सभी बच्चों को डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी बिल्कुल क्लियर हुआ। चले बड़े बाबू आगे बढ़ जाएं। सर एक दिक्कत है सर, हमें याद कैसे रहेगा सर कि सारे डायग्राम का शेप कैसा होता है। सर मैं तो डायग्राम सुन के पागल ही हो जाता हूं सर, कैसे होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, अपन बैठे हैं इत्थे, सॉल्व करा देंगे। आओ जरा देखते। एक तुमको ट्रिक बता रहा हूं, यह है चीटिंग ट्रिक। स्कूल में करके मत आना, तुमको याद दिलाने के लिए बता रहा हूं। यह डायग्राम मत बनाना, तुमको याद रहे वो बता रहा हूं। आप ये बना लो एक इस तरह से उल्टा एल, ठीक है ना भैया। फिर क्या करो, इन दोनों का एक मिडिल पॉइंट खींच दो, इन दोनों का एक मिडिल पॉइंट खींच दो, इन दोनों का एक मिडिल पॉइंट खींच दो। बन गया। सबको स्ट्रेच कर दो। चलो भाई, ये बन गया, ये हो गया, ये स्ट्रेच कर दिया, ये स्ट्रेच कर दिया और ये कर दिया। ये लाइन क्या है, ये है ईपी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। बस ये याद रखो। ये क्या है, ईपी इज इक्वल्स टू 0। बीच वाला क्या है, ईपी इज इक्वल्स टू 1। 1 के ऊपर क्या होता है बेटा, ईपी
मोर देन 1, 1 के नीचे क्या होता है, ईपी लेस देन 1। याद रहेगा कैसा डायग्राम बनना है, ऑल इन वन डायग्राम मैंने आपको बता दिया। इस बात को याद रखेंगे और आपके सारे क्वेश्चन, कभी भी डायग्राम कैसा बनेगा आप भूलोगे ही नहीं। सर भूल तो मैं उसको भी नहीं पाया हूं सर, बहुत खूबसूरत थी। अरे पढ़ाई कर लो, पता है नहीं भूल पाए हो, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, बदतमीज कहीं के। चलो भैया चलो आगे बढ़ा जाए। अब आते हैं हम लोग मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर, ठीक है ना। किस तरह से हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं, चलिए जरा देखा जाए। मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले एक नई स्लाइड लेता हूं और आपको कुछ बेहतरीन सी चीज बताते हैं, फिर आते हैं एग्जैक्टली हम लोग मेथड के ऊपर। तो चलिए बढ़ते हैं। चलो बात करते हैं कितने मेथड्स हैं मेजरमेंट करने के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। तो यहां लिखा है मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम पहले तो प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं, तो प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए कितने सारे मेथड्स हैं। तो देखो, दो व्यू पॉइंट आपको समझने की जरूरत है। एक होता है पॉइंट इलास्टिसिटी और दूसरा होता है बाबू आर्क इलास्टिसिटी। ये होता क्या है, अगर मैं आसान भाषा में बताऊं तुमको, अगर ये मेरा एक डिमांड कर्व है, ठीक है ना बाबू, ये अगर एक डिमांड कर्व है, ठीक, ये वाई एक्सेस, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सेस। सुनना मेरी बात, अगर मैं इस ए पॉइंट पर इलास्टिसिटी निकालूं, सिर्फ इस पॉइंट पर, इसको बोलेंगे पॉइंट इलास्टिसिटी। वेरएज अगर मैं ए से लेकर बी तक इलास्टिसिटी निकालूं, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक अगर इलास्टिसिटी निकालूं, तो उसको बोलेंगे आर्क इलास्टिसिटी। बात समझ पा रही? एक पॉइंट पर इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना पॉइंट इलास्टिसिटी कहलाता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलास्टिसिटी कैलकुलेट कराना आर्क इलास्टिसिटी कहलाता है। आर्क इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए दो मेथड दिए हैं हमारे टेक्स्ट बुक्स के अंदर। एक मेथड है परसेंटेज मेथड और दूसरा मेथड है बेटा एक्सपेंडिचर मेथड। ये सारे ही मेथड हमारे सिलेबस में है। और पॉइंट इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए जो मेथड होता है, इसको पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड भी कहा जाता है। कई कई किताबों में आउटले मेथड के भी नाम से इसको लिखा गया है। इतनी बात समझ में आई? चलो बेटा एक एक करके हम मेथड के ऊपर आते हैं। सबसे पहले आते हैं परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ईपी बोलती है, प्राइस इलास्टिसिटी क्या बोलती है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर हम कर देंगे तो हमारा परसेंटेज मेथड से आंसर आ जाएगा। प्रोपोर्शनेट मेथड के हिसाब से कैसे लिख सकते हैं हम? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। अब ये डेल्टा क्यू और डेल्टा पी क्या है? डेल्टा क्यू का मतलब हुआ चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी। डेल्टा पी का मतलब क्या हुआ? चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस। पी क्या हो गया? जो स्टार्टिंग में ये पी दे रखा है, ये होता है हमारा इनिशियल प्राइस, इनिशियल प्राइस। और क्यू क्या हो गया? इनिशियल क्वांटिटी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं? परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, सबको ये क्लियर हो गया? चले एक क्वेश्चन करा के दिखाया जाए आपको। चलो भाई एक क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन मान लेते हैं ये प्राइस है और ये क्वांटिटी डिमांड है। प्राइस 100 था, डिमांड 500 थी, प्राइस 50 हो गया, डिमांड 1000 हो गई। हम इस क्वेश्चन को परसेंटेज मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? भाई देखो, परसेंटेज मेथड का सिंपल सा फॉर्मूला है, हमको चाहिए क्या? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये अगर दोनों चीजें पता चल जाए तो आंसर आ जाएगा। तो चलो निकालते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हम कैसे निकालेंगे? तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, पहले तो क्वांटिटी का डिफरेंस निकालो, उसको डिवाइड करो इनिशियल से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। क्या कहा? इसका डिफरेंस क्या होगा? इसका डिफरेंस हो गया बाबू 500। इनिशियल क्या हुआ? जो पहले दिया हुआ है। इनिशियल कितना हो गया? वो भी 500 है, इंटू 100। तो इसका आंसर क्या आ गया यहां से? 100। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना है? 100%। अब सिमिलरली हम लोग निकाल लेते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी कैसे निकालेंगे? वही सेम चीज, डिफरेंस। कितना डिफरेंस है? 50। इनिशियल कितना था? 100
इंटू 100, तो यहां से कितना आ गया 50%। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दें, आंसर मिल जाएगा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना है 100, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है 50, तो यहां से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आ गया 2। ये हमने किससे सॉल्व किया? ये हमने सॉल्व किया परसेंटेज मेथड से। हम सेम क्वेश्चन को प्रोपोर्शनेट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं आओ जरा देखो। अब हमें चाहिए क्या? प्रोपोर्शनेट मेथड क्या बोलता है? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। अगर तुम टेक्स्ट बुक्स देखोगे ना तो वहां पर एक माइनस साइन पहले लगा होता है। माइनस साइन को इग्नोर करना है। माइनस साइन सिर्फ आपको लॉ ऑफ डिमांड बताता है कि प्राइस बढ़ता है, डिमांड कम होता है, प्राइस कम होता है, डिमांड बढ़ता है। इसके बारे में ये माइनस साइन लगाया जाता है। तो चलो भाई, डेल्टा क्यू कितना आएगा? क्वांटिटी में कितना चेंज है 500। डेल्टा पी कितना आएगा? प्राइस में कितना चेंज है 50। इनिशियल प्राइस कितना था? इनिशियल प्राइस था 100 और इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी 500। फॉर्मूले में रख दें, ईपी इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू कितना है 500, डेल्टा पी कितना है 50 इंटू पी कितना है 100 इंटू क्यू क्वांटिटी कितनी है 500। आंसर यहां से कितना आ जाएगा? ईपी इज इक्वल्स टू 2। तो मतलब परसेंटेज से निकालो या प्रोपोर्शनेट से निकालो, आपका आंसर हमेशा हमेशा सेम ही आएगा। सब बच्चों को समझ में आ गया है कैसे कर रहे हैं यहां तक का पोर्शन? शैल वी गो अहेड, अगले मेथड की तरफ बढ़ा जाए, और अगले मेथड है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं। चलो, एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है आओ जरा देखा जाए। एक्सपेंडिचर क्या है? बेसिक सी बात तो पहले ये, एक्सपेंडिचर मतलब ये होता है कि हम एक कमोडिटी को कंज्यूम करने में कितने पैसे खर्च कर रहे हैं। लेट्स से ये पेन आता है 100 रुपए का और मैंने एक पेन खरीदा, तो कितना खर्चा हो गया? 1 इंटू 100, 100 रुपए खर्चा हो गया। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया मेरा 100। अब कुछ कंडीशन है, इसमें दो केसेस हैं जो आपको पढ़ने हैं। केस नंबर 1 जो है हमारा, वो टारगेट करता है जब प्राइसेस फॉल हो रहे होंगे। केस नंबर 2 है जो हमारा, वो टारगेट करता है जब राइज इन प्राइस हो रहा होगा। यहां पर एक टेबल बनाई है, इस टेबल से भी कंक्लूजन दे सकते हैं और एक एक चीज को सॉल्व करके भी। तो टेबल क्या कहती है पहले ये देख लेते हैं, फिर आराम से दोनों केसेस को मैं आपको एक एक एग्जांपल लेकर सॉल्व करवाता हूं। अगर बोल रहा है कि इफ देयर इज अ फॉल इन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर दोनों केसेस में कांस्टेंट है, तो वहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा 1। अगर टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कम हो गया, इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1। टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो इलास्टिसिटी विल बी मोर देन 1। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर राइज इन प्राइस हो रहा है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर उस केस में भी कांस्टेंट है, तो उसको बोलेंगे इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया तो इलास्टिसिटी विल बी मोर देन 1। अभी तो कह ही रहे हैं, आओ जरा देखा जाता है कि हम पहले केस को सॉल्व करके दिखा रहे हैं व्हेन प्राइसेस फॉल। ठीक है ना? केस नंबर 1 क्या है? जब प्राइस फॉल हो रहा है। आओ जरा सॉल्व करते हैं। पहला केस देखते हैं। यहां प्राइस है, यहां क्वांटिटी डिमांड है, फिर हम निकालेंगे टोटल एक्सपेंडिचर। आओ मेरे साथ साथ देखते चलो। प्राइस लेट से 10 है, क्वांटिटी कंज्यूम की 50, खर्चा कितना हो गया 500। क्या ये बात समझ में आ रही है? टोटल एक्सपेंडिचर हम कैसे निकालते हैं? क्लियर है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। अब प्राइस कम हो गया, 10 से हो गया प्राइस 5, 100 से क्वांटिटी, 50 से क्वांटिटी बढ़कर हो गई 100। लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो कर रहा है। प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ गई। खर्चा कितना हुआ? खर्चा हुआ इस केस में 500, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। जब प्राइस फॉल हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो ईपी विल बी इक्वल्स टू 1। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? प्राइस कम हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, ईपी विल बी इक्वल्स टू 1। अब आते हैं अगला केस। ये तो ए केस हो गया बेटा, अगले केस पर आओ। बी केसेस के ऊपर आते हैं। प्राइस, क्वांटिटी डिमांड, टोटल एक्सपेंडिचर। देखो मेरी जान, सब लोग ध्यान से देखो। प्राइस 10 था, क्वांटिटी 50 थी, खर्चा होता था 500। प्राइस फॉल हो गया 5, क्वांटिटी हो गई लेट्स से 200। अभी खर्चा कितना होने लगा? 1000। ठीक है ना? प्राइस फॉल हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, ईपी विल बी मोर देन 1। जब प्राइस फॉल होगा,
टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, ईपी विल बी मोर देन 1। देखो यही तो लिखवाया था, जब प्राइस फॉल होगा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, ईपी विल बी मोर देन 1। बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है? इसका सी केस देख लें फटाफट से। सी केस क्या कह रहा है? प्राइस, क्वांटिटी, डिमांड और टोटल एक्सपेंडिचर। आओ जरा देखते हैं। प्राइस वही 10 था, डिमांड थी बेटा 50, खर्चा होता था 500। प्राइस 5 हो गया, डिमांड हो गई लेट्स से 80। अब खर्चा कितना होने लगा? 400। टोटल एक्सपेंडिचर फॉल हो रहा है, ईपी विल बी लेस देन 1। क्या यह बात समझ में आया? केस नंबर 1 जब प्राइस फॉल होता है, तुम सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया। अब देखा जाए केस नंबर 2 भी सॉल्व कर लें। केस नंबर 2 देखो, केस नंबर 2 में क्या है? जब प्राइसेस बढ़ रहे हैं उस केस में क्या होगा? आओ जरा देखते हैं। प्राइस, क्वांटिटी, डिमांड, टोटल एक्सपेंडिचर। चलो भैया सॉल्व करते हैं इसको। प्राइस कितना था? लेट्स से पहले से प्राइस था मेरा 5, ठीक है ना। क्वांटिटी हुआ करती थी 100, खर्चा कितना था? 500। प्राइस बढ़ गया, 10 हो गया। प्राइस बढ़ने वाली कैटेगरी सॉल्व करें ना। प्राइस बढ़ गया, अब खर्चा होता है सिर्फ 50, मतलब क्वांटिटी कंज्यूम कितनी होती है? सिर्फ 50। टोटल एक्सपेंडिचर इस केस में भी कितना होगा? 500। प्राइस बढ़ा और टोटल एक्सपेंडिचर सेम है, इस केस में क्या होगा? ईपी विल बी इक्वल्स टू 1। अभी हम लोगों ने टेबल से भी बताया और इस शेड्यूल से भी तुमको मैंने एक्सप्लेन किया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं है। आगे बढ़ जाएं, अगला केस देखें। ये तो हो गया ए। बी केस देखा जाए, वही चीज, प्राइस, क्वांटिटी, डिमांड, टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइस पहले 5 था, डिमांड थी बेटा 100, ठीक है ना। खर्चा कितना होता था? 500। अभी प्राइस 10 हो गया और खर्चा होने लगा लेट्स से 200, नहीं, खर्चा होने लगा लेट्स से 80, क्वांटिटी हो गई 80। अभी खर्चा कितना हो रहा है भाई? देखो प्राइस तो बढ़ रहा है, डिमांड फॉल हो रही, खर्चा कितना हो गया? 800। प्राइस बढ़ रही है और एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, इस केस में ये होता है ईपी विल बी लेस देन 1। यही देखो मैंने लिखवाया है, जब प्राइस बढ़ेगा और टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, ईडी विल बी लेस देन 1। बात समझ में आया सभी लोगों को? जब प्राइस भी बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, ईपी विल बी लेस देन 1। क्लियर क्लियर क्लियर। अब इसका उल्टा केस, सी केस क्या हो जाएगा? बहुत ध्यान से देखना। प्राइस, क्वांटिटी, डिमांड, टोटल एक्सपेंडिचर। आओ बच्चा पार्टी देखते हैं। प्राइस पहले 5 था, डिमांड 100 थी, खर्चा होता था 500, ठीक है, बराबर है, बराबर बराबर। अब प्राइस 10 हो गया, डिमांड हो गई 40 और खर्चा कितना होगा? 400। इस केस में क्या हो जाएगा? ईपी विल बी मोर देन 1। जब प्राइस बढ़ रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर फॉल होगा, ईपी विल बी मोर देन 1। तो चलो बच्चा पार्टी, अब हम बढ़ने जा रहे हैं इसके अगले केस के ऊपर। अच्छा बाय द वे बता दूं, तुम्हारा एक्सपेंडिचर मेथड का डायग्राम इज नॉट देयर इन द सिलेबस, सो नीड नॉट वरी। आगे बढ़ते हैं और अगला मेथड है हमारा पॉइंट इलास्टिसिटी ज्योमेट्रिक मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी पॉइंट इलास्टिसिटी क्या है, ज्योमेट्रिक मेथड से इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आइए जरा एक एक चीज देखते हैं। तो इसके दो केसेस हैं, एक तो ऑन अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व एंड ऑन अ नॉन लीनियर डिमांड कर्व। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले कैटेगरी ए की तरफ आते हैं, ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व। ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आओ जरा देखते हैं। ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व मतलब एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व पर इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले तो एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व मैं बना देता हूं। ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन बेटा, और ये वाई एक्सिस, यहां है प्राइस, यहां है क्वांटिटी डिमांड, और एक मैंने डिमांड कर्व बनाया है जिसका नाम है ए बी। ठीक है बच्चे पाड़ी, इसका एक मिडिल पॉइंट हमने डिसाइड किया, पॉइंट नंबर सी। AC का एक मिडिल पॉइंट डिसाइड कर लिया D, CB का एक मिडिल पॉइंट डिसाइड कर लिया E। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब हमारा ज्योमेट्रिक मेथड का फॉर्मूला बोलता है
लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। मतलब हम जिस भी पॉइंट पर इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे उस पॉइंट का लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट करेंगे, इलास्टिसिटी कैलकुलेट हो जाएगी। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक एक करके हम हर पॉइंट पर इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो चलो सबसे पहले निकालते हैं ईपी एट पॉइंट सी। हम लोग निकाल रहे हैं ईपी एट पॉइंट सी। अगर एक स्ट्रेट लाइन को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूं जो कि बराबर बराबर हों, तो हम कैसे लिखें? इससे लोअर सेगमेंट क्या होगा? इसका लोअर सेगमेंट हो गया सीबी, इसका अपर सेगमेंट क्या हो गया? एसी। और आपको एक चीज पता है, एक लाइन का ये मिडिल पार्ट है, मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों बराबर बराबर होगा। जब दोनों बराबर बराबर हैं तो इसको काट के इक्वल्स टू 1 नहीं लिख सकते। इसका मतलब सी पॉइंट पर, इसका मतलब सी पॉइंट पर इलास्टिसिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा? ईपी इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है सब बच्चों को? चलें दूसरे पॉइंट पर निकालें, बी के ऊपर निकाला जाए। ईपी एट पॉइंट बी, इसका लोअर सेगमेंट कितना हो गया? 0। इसका अपर सेगमेंट कितना है? ए बी। लोअर सेगमेंट कितना है? 0। अपर सेगमेंट क्या है बेटा? ए बी। 0 अपॉन एनीथिंग इज व्हाट? इट इज 0। कोई भी चीज अगर 0 को किसी से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा बेटा। तो बी पॉइंट पर इलास्टिसिटी कितना हो जाएगा? ईपी इज इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं। चले अब ए पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी कैलकुलेट किया जाए। चलो कैलकुलेट करते हैं। ईपी एट पॉइंट ए, ठीक है, ईपी एट पॉइंट ए, इस पॉइंट पर निकाले इलास्टिसिटी। लोअर सेगमेंट क्या हो जाएगा? ए बी। लोअर सेगमेंट क्या हो गया? ए बी। बेटा अपर सेगमेंट क्या हो जाएगा? 0। अपर सेगमेंट क्या हो गया? 0। एनीथिंग अपॉन 0 इज व्हाट? एनीथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट। मतलब इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी कितना हो जाएगा? ईपी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। क्लियर है? एकदम अच्छे से समझ में आया सभी बच्चों को? अब देखो एक कॉमन सेंस की बात, 1 के ऊपर क्या होगा? मोर देन 1। और 1 के नीचे क्या होगा? लेस देन 1। लेकिन चलो उसको भी सॉल्व कर तो लेते ही हैं। हम लोग निकालते हैं ईपी एट पॉइंट डी। इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी निकालते हैं। लोअर सेगमेंट क्या हो गया? डीबी। अपर सेगमेंट क्या हो गया? एडी। डीबी अपॉन एडी। अब इसमें हमको पता है कि डीबी इज जो हमारा लोअर सेगमेंट है वो ज्यादा है अपर सेगमेंट से, मतलब एडी। इसका मतलब ईपी विल बी मोर देन 1। इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी क्या होगा? मोर देन 1 हो जाएगा। आगे बढ़े, अगली जगह निकाला जाए इलास्टिसिटी। यहां पर इलास्टिसिटी क्या हो गई? ईपी विल बी मोर देन 1। अब निकालते हैं ईपी एट पॉइंट ई। लोअर सेगमेंट क्या होगा? इसका लोअर सेगमेंट क्या हुआ? ईबी। इसका अपर सेगमेंट क्या होगा? एई। आपको पता है लोअर सेगमेंट इज स्मॉलर देन अपर सेगमेंट, इसलिए यहां पर ईपी विल बी लेस देन 1। ईपी विल बी लेस देन 1। क्या बात समझ में आ गई? ऑन अ स्ट्रेट लाइन या ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व, यह आपको पूरा केस अच्छे से समझ में आया बेटा? चलो भाई एक एग्जांपल और लेते हैं, केस नंबर बी। ऑन अ नॉन लीनियर डिमांड कर्व। ऑन अ नॉन लीनियर डिमांड कर्व क्या होगा? मतलब वो डिमांड कर्व जो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक ये लाइन है, मतलब ये ऐसा डिमांड कर्व है। हम अब कैसे निकालेंगे? हमको अगर नॉन लीनियर डिमांड कर्व पर इलास्टिसिटी निकालनी हो ज्योमेट्रिक मेथड से, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे आसान बात है, जिस भी पॉइंट पर निकालना हो उस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो। ठीक है ना? उस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो, उस टेंजेंट का नाम रख दो, इस मिडिल पॉइंट का नाम रख दो जिस भी पॉइंट पर निकालनी है। अब हम निकाल सकते हैं ईडी या सॉरी ईपी एट पॉइंट सी। कैसे निकालेंगे? सी बी अपॉन ए सी, दोनों बराबर हैं, इसलिए यहां पर इलास्टिसिटी कितना हो जाएगा? 1। समझ में आ गया? ऑन अ स्ट्रेट लाइन या ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व या ऑन अ नॉन लीनियर डिमांड कर्व आप ज्योमेट्रिक मेथड से कैसे निकाल सकते हो पॉइंट इलास्टिसिटी। ये बात सब बच्चों को क्लियर हो गई है? कोई दिक्कत, कोई मुसीबत, कोई परेशानी, किसी भी तरह की दिक्कत तो नहीं है? चले बढ़े,
कुछ अब क्वेश्चंस लगाने की बारी आ रही है जो आपकी फ्रैंक बुक में दे रखे हैं। कुछ इलस्ट्रेशंस है जो फ्रैंक बुक में गिवन है। आइए एक एक करके हम सब कुछ सॉल्व कर लेते हैं, साथ साथ सॉल्व करके दिखाते हैं। अब लिखा है कंज्यूमर परचेजेस 20 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस वाज 24 पर यूनिट। क्या बोल रहा है? जब प्राइस है 24, कंज्यूमर कितना डिमांड करता है? क्वांटिटी डिमांड कितनी थी? 20। फिर लिखा ही परचेजेस 30 यूनिट्स ऑफ इट व्हेन इट्स प्राइस फेल टू 23। ये भाई 73 लिखा है, इसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। एक सेकेंड रुकिए, तो मैं एक बार क्रॉस वेरीफाई भी इसको कर लेता हूं। एक सेकेंड बच्चा पाड़ी। ये क्वेश्चन है अ कंज्यूमर परचेजेस 20 यूनिट्स व्हेन इट्स प्राइस वाज नॉट 24, ये था प्राइस 4। ये रुपी का सिंबल था बाबू, गलत बन गया है। ठीक है, 4 रुपए पर जब प्राइस 4 था तो क्वांटिटी डिमांडेड 20 था, और जब प्राइस हो गया है 3 रुपए, प्राइस फॉल होकर हो गया 3 रुपए, तो क्वांटिटी डिमांड हो गया है 30 पर यूनिट, 30 यूनिट्स। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द कमोडिटी। आप तुम चाहो जिस भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। अब हम क्या ईपी इज इक्वल्स टू क्या लगा लें? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। डेल्टा टू क्यू क्वांटिटी में कितना चेंज आ गया? 10। प्राइस पे कितना चेंज आ गया? 1। इनिशियल प्राइस कितना है? 4। इनिशियल क्वांटिटी कितनी है बेटा? 20। 4552। तो मतलब इलास्टिसिटी कितनी आ गई इस केस में? इलास्टिसिटी आ गई है 2। सब बच्चों को समझ में आया? करेक्ट। तो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ गया है 2। सबको करना आ गया। चलो भैया अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं राता। ठीक है, क्योंकि आपको एक आइडिया तो लग गया हमको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत सताएगा। और आओ एक एक करके हम आपको इस सारे के सारे पॉइंट्स को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट पर आ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अब तुमको पता होना चाहिए कि फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है। वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे हमारी डिमांड इलास्टिक होगी या इनइलास्टिक होगी, पता चलना चाहिए। इलास्टिक का मतलब जो डिमांड फ्लक्चुएट हो जाएगी, इनइलास्टिक का मतलब जो डिमांड फ्लक्चुएट नहीं की जा सकती है। अब देखो पहला पॉइंट बोल रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अगर गुड्स इजीली अवेलेबल होंगे, किसी गुड्स के सब्स्टिट्यूट्स इजीली अवेलेबल हैं, बहुत सारे हैं, मोर एंड क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, तो उसकी हमेशा डिमांड इलास्टिक होगी। मतलब क्या? मेरे को टूथपेस्ट चाहिए, बहुत सारे टूथपेस्ट अवेलेबल है, चाहे आप पेप्सोडेंट ले लो, कोलगेट ले लो, सेंसोडाइन ले लो, देयर आर एन नंबर ऑफ टूथपेस्ट अवेलेबल। ठीक है, तो जिसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं उसकी डिमांड हमेशा फ्लक्चुएट करेगी। और ऐसे गुड्स जिनके बहुत पुअर सब्स्टिट्यूट्स हैं या क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं हैं, उसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जिनके इजी सब्स्टिट्यूट्स नहीं अवेलेबल हैं। ठीक है ना? जैसे मैं तुमको बताऊं, जो ये पैनल है ये बहुत कम कंपनीज बनाती हैं, इनके इजीली सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए इनकी डिमांड क्या है? इनइलास्टिक है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ जाए, अगले पॉइंट पर आ जाए। अगला पॉइंट क्या है हमारा? नेचर ऑफ कमोडिटी। बेटा आपको बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि इसके 9 पॉइंट्स गिवन हैं, तुम 5 पढ़ लो, तुम 6 पढ़ लो, बिकॉज एग्जाम में तो नहीं पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है, इकोनॉमिक्स का पेपर पैटर्न पूरी तरह से चेंज हो चुका है। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी आपसे लगाकर पूछ लिया जाएगा। सो ईच एंड एवरीथिंग विच इज देयर इन द सिलेबस इज इंपॉर्टेंट। प्लीज सेलेक्टिव स्टडी ना करें। आते हैं नेचर ऑफ द कमोडिटी पर। अब नेचर ऑफ कमोडिटी का मतलब क्या है? या तो कोई ऐसी कमोडिटी जो नेसेसरी है, उसकी डिमांड कभी भी फ्लक्चुएट नहीं करेगी, इसका मतलब उसकी डिमांड हमेशा इनइलास्टिक होगी। जैसे कि सॉल्ट हो गया, जैसे कि मेडिसिन हो गई, शुगर हो गया। अब ऐसे गुड्स जो लग्जरी या कंफर्ट की श्रेणी में आते हैं, उनकी डिमांड हमेशा इलास्टिक होगी, जैसे कि एसी। ठीक है ना? बात समझ पे आ रही है? जो लग्जरी के लिए हैं उनकी डिमांड हमेशा फ्लक्चुएट करेगी, मतलब उनकी डिमांड हमेशा इलास्टिक होगी। आगे बढ़ते हैं प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड के ऊपर। मतलब इनकम का एक हिस्सा जो आप किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने में लगाते हो।
मान लेते तुम्हारे पापा की सैलरी 50,000 रुपए महीने की है और तुमने बोला पापा पापा मेरे को एक पेन खरीदना है। पेन आता है 5 रुपए का, 10 रुपए का, 15-20 रुपए का। तो बहुत छोटा सा प्रपोर्शन उनकी सैलरी का खर्च हो रहा है। तो जब स्मॉलर प्रपोर्शन खर्च होगा तो डिमांड कभी भी फ्लक्चुएट नहीं करेगी। उस केस में डिमांड हमेशा इनइलास्टिक होगी। और अगर तुमने पापा से बोल दिया पापा मेरे को मोबाइल फोन खरीदना है जो कि 40,000 रुपए का आएगा, अब उनकी इनकम का बहुत सारा हिस्सा इसके ऊपर खर्च हो जाएगा। उस केस में क्या हो जाएगा? डिमांड इलास्टिक। तो जब लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इनकम इज स्पेंड तो उस केस में डिमांड होती है इलास्टिक, और जब स्मॉलर प्रोपोर्शन खर्च किया जाता है उस केस में डिमांड होगी इन इलास्टिक। मैं आपको कीवर्ड्स के साथ साथ लिखवाते जा रहा हूं, आप इसको स्टेटमेंट में तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, याद भी रह जाएगा तुमको, क्रक्स साथ में तुम्हारे मिल रहा है। और ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे स्टडी मटेरियल के फ्री सेक्शन में, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ये। आगे, द नंबर ऑफ यूजेस ऑफ कमोडिटी, मतलब एक पर्टिकुलर चीज कितने यूज के आ सकती है। जैसे लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट जलाने के लिए भी काम आ रही है, फैन चलाने के लिए भी काम आ रही है, खाना बनाने के लिए भी काम हो रही है। तो अगर जिसके बहुत सारे यूज होंगे उसकी डिमांड हमेशा इलास्टिक होगी। और अगर किसी कमोडिटी का सिंगल यूज होगा, जैसे पैरासीटामोल, इसका यूज क्या होगा? आपका बुखार कम करना। तो अगर किसी भी प्रोडक्ट का सिंगल यूज हो, सिर्फ एक ही चीज के काम आती है, उसकी डिमांड को कभी फ्लक्चुएट नहीं किया सकता, उसकी डिमांड हमेशा इन इलास्टिक होगी। वेयर एज जिसकी डिमांड, जो पर्टिकुलर कमोडिटी जो कई सारे यूजेस में आती है, उसकी डिमांड हमेशा फ्लक्चुएट हो सकती है। बात समझ में आई? 4 पॉइंट एकदम आंखों के रस्ते दिल में उतर गए ना भाई। आते हैं 5th पॉइंट के ऊपर। 5th पॉइंट क्या बोल रहा है? टाइम फैक्टर। अगर मुझे किसी भी कमोडिटी को शॉर्ट टाइम पीरियड में कंज्यूम करना है, जैसे लेट्स से तुम्हारा परसों एग्जामिनेशन है और तुम्हें कल के कल स्टेशनरी चाहिए, तो चाहिए शॉर्ट पीरियड में अगर आपको कुछ भी कंज्यूम करना होगा तो उसकी डिमांड फ्लक्चुएट नहीं कर सकती, उसकी डिमांड हमेशा इनइलास्टिक होगी। और अगर कोई भी कमोडिटी आपको कंज्यूम करना है लॉन्गर पीरियड में, जैसे इस साल तुम्हारा फेयरवेल होगा, फेयरवेल में तुमको सिलाना है सूट, ठीक है ना, बॉयज इन द हाउस, सूट सिलवाना है आपको, तो सूट सिलवाना है, सूट खरीदना है, अभी लंबे समय, अभी उसमें 10 महीने बाकी है, तो उस केस में उसकी डिमांड इलास्टिक हो जाएगी। मतलब अगर मुझे कोई भी कमोडिटी को तुरंत कंज्यूम करना है, शॉर्ट पीरियड में कंज्यूम करना है, उसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी। लॉन्ग पीरियड में कंज्यूम करना है, उसकी डिमांड इलास्टिक हो जाएगी। सिंपल सी बात है। मुझे तुमसे प्यार है क्या सर? काश वो भी मुझसे ऐसा बोल देती। कोई बात नहीं बेटा, क्या कर सकते हैं। चलो भैया आगे बढ़ते। पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन अगला पॉइंट है। क्या मैं इस गुड का कंजम्पशन आज के बजाय किसी और दिन कर सकता हूं क्या मैं इसके यूज को पोस्टपोन कर सकता हूं क्या? अगर मैं किसी भी गुड्स के यूज को पोस्टपोन कर सकता हूं, इफ डिमांड कैन बी पोस्टपोन्ड, उस केस में इलास्टिसिटी, वो डिमांड होगी इलास्टिक। अगर मैं आज नहीं कल ले लूंगा, कल नहीं परसों कंज्यूम कर लूंगा, उसकी डिमांड होगी इलास्टिक। लेकिन अगर आज के आज कंज्यूम करना है, डिमांड कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड, उसके केस में डिमांड इन इलास्टिक होगी। क्या ये बात तुमको समझ में आ रही है? अगर तुरंत के तुरंत कंजम्पशन करना है, डिमांड इन इलास्टिक। अगर उसका कंजम्पशन हम पोस्टपोन कर सकते हैं, डिमांड क्या होगी? इलास्टिक। सिंपल। आते हैं प्राइस रेंज के ऊपर। अगला पॉइंट, प्राइस रेंज के ऊपर। अगर बहुत सस्ता या बहुत महंगा सामान होता है, उसकी डिमांड इनइलास्टिक होती। बहुत सस्ता कोई भी कंज्यूम कर लेगा, बहुत महंगा है तो उनके बायर्स ही अलग होते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कितने का आता है, उसकी डिमांड हमेशा इनइलास्टिक होगी। और वो गुड्स जिनकी प्राइसेस मॉडरेट होती हैं, ठीक ठाक प्राइसिंग में होते हैं, उनकी डिमांड हमेशा इलास्टिक होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? जैसे कोई एग्जांपल पूछे तो लेट्स से ये पेंसिल खरीद लें या रेंज रोवर खरीद लें, दोनों की डिमांड इलास्टिक है, जिसको चाहिए उसको चाहिए। लेकिन अगर मैं पूछ रहा हूं सैमसंग का गैलेक्सी ये 30-40 हजार रुपए का फोन खरीद लें, वो मॉडरेटली पैसे, उसकी डिमांड इलास्टिक होगी। बात समझ में आ रही है? अभी हो गए 8 पॉइंट, सॉरी अब पता नहीं कितने पॉइंट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर्स पर। हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर्स का मतलब क्या है? वो कंज्यूमर जो हैबिचुअल हैं किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए। आपकी बुक्स में सिगरेट का एग्जांपल दिया हुआ, मुझे नहीं देना अच्छा लगता है तो मैं नहीं दे रहा हूं। अगर आप किसी भी एक कमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए हैबिचुअल, आदत पड़ चुकी है, जैसे मुझे चाय पीने की आदत है, तो चाय 10 रुपए की आए या 1000 रुपए की आने लगे, मैं चाय पीऊंगा बॉस,
ठीक है ना। अगर कोई भी कंज्यूमर हैबिचुअल है किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए, उसकी डिमांड हमेशा इनइलास्टिक होगी बाबू, ठीक है ना। और अगर आप किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए नॉट हैबिचुअल हैं, तो उस केस में आपकी डिमांड इलास्टिक होगी। मुझे नहीं लगी है तलब, मुझे नहीं पीनी चाय, लेकिन हम तो बोलते ना, सुनो एक राय है, इश्क से बेहतर चाय है। मैं तो चाय का आशिक हूं भैया, चाय चाहिए। कभी अगर आप लोगों ने मुझे अपना गलती से घर बुलाया गलती से, तो भाई चाय तो बनती है यार, ठीक है ना। चलो भाई, अब आते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स के ऊपर। अगर एक रिच कंज्यूमर है, ओहो मनी, पैसा, बहुत पैसा, रिच क्लास है, तो उसकी डिमांड हमेशा इन इलास्टिक होगी। उसकी डिमांड कभी भी फ्लक्चुएट करेगी। बोलेगा प्लेन लेना, प्लेन ले लेंगे, रेंज रोवर चाहिए, रेंज रोवर चाहिए, रोल्स रॉयस चाहिए, रोल्स रॉयस ले लेंगे, रोलेक्स चाहिए, रोलेक्स मिल जाएगी, जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो उसकी डिमांड हमेशा इनइलास्टिक होगी। लेकिन हमारे तुम्हारी जैसे जितने मिडिल क्लास और पुअर पीपल हैं, उनकी डिमांड हमेशा फ्लक्चुएट करेगी, इलास्टिक डिमांड होगी। क्लियर है, समझ में आ गया सभी बच्चों को? सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। चलो भाई, अब यहां पर खत्म होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है, मैंने बताया था, इनकम के चेंज होने से डिमांड पर जो चेंज आएगा उसको इनकम इलास्टिसिटी कहा जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? इनकम इलास्टिसिटी किसको बोलेंगे, समझ में आ रहा है? एक मिनट बेटा, ठीक। चलो भाई, यहां पर मैंने लिखा भी है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी टू अ चेंज इन इनकम। अगर मुझे इसका फॉर्मूला लिखना हो तो EY क्या हो जाएगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। इनकम को हम लोग हमेशा Y से डिनोट करते हैं बेटा, ठीक है। ये बात मैंने आपको डिमांड के चैप्टर में बताई है। अगर तुम्हें डिमांड का अभी तक वीडियो देखा नहीं है, आई बटन पे क्लिक कर लो, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है ना भाई। अच्छा, इसको प्रोपोर्शनेट मेथड से कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P आता था ना, वहां पे आएगा डेल्टा Y इंटू P अपॉन Q, मतलब Y अपॉन Q हो जाएगा। जहां P लिखते थे वहां पर Y हो गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी भी हमारे सिलेबस में है। सबसे पहले आते हैं हम लोग पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी को पढ़ने के लिए। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी क्या कहती है? पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी बोलती है अगर इनकम बढ़े डिमांड बढ़ जाए, इनकम कम हो डिमांड कम हो जाए। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। इनकम बढ़े डिमांड बढ़े, इनकम कम हो डिमांड कम हो जाए, उसको बोलते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। और ऐसा होता है नॉर्मल गुड्स के केस में, जो नॉर्मल हाउस होल्ड में, साबुन, तेल, कंघा, मंजन, ये सब जो हम लोग कंज्यूम करते हैं हाउस होल्ड कमोडिटी में, उसको नॉर्मल गुड्स बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है ना। इनकम कम हो जाए डिमांड कम हो जाए, उसको बोलते हैं पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। इसकी भी 3 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी क्या है? पहली कैटेगरी है इनकम इलास्टिक। बाबू, पहली कैटेगरी क्या है? इनकम इलास्टिक। इनकम इलास्टिक मतलब क्या? EY मोर देन 1। इनकम इलास्टिक का मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी विल बी मोर देन 1। इनकम इनइलास्टिक का मतलब क्या हो जाएगा? इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1। यूनिटरी इलास्टिक तुमको पता है वो क्या हो जाएगा? EY इज इक्वल्स टू 1। अब इनकम इलास्टिक का मतलब क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन इनकम। लेट्स से इनकम मेरी 10% से बढ़ रही, डिमांड मेरी 25% से बढ़ रही, वो कौन सा केस आ जाएगा? इनकम इलास्टिक डिमांड। ऐसा किस केस में होता है? ऐसा होता है लग्जरी प्रोडक्ट्स के केस में। बात समझ में आ रही है तुमको? When EY will be more than 1, ये क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। जब मेरी इनकम थोड़े से बढ़े डिमांड ज्यादा बढ़ जाए, उसको इलास्टिक डिमांड बोलेंगे, ठीक है ना। इनकम इलास्टिक। अब इनकम इनइलास्टिक का मतलब क्या होगा? EY will be less than 1, मतलब मेरी डिमांड बढ़, मेरी इनकम बढ़ रही लेट से 15% से, मेरी डिमांड बढ़ गई 4% के केस से। मेरी इनकम बढ़ रही 15% से, डिमांड बढ़ रही मात्र 4%, तो उसे क्या बोलेंगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन इनकम। ऐसा किस केस में होता है? ऐसा नेसेसरी गुड्स के केस में होता है। ऐसा तो नहीं कि मेरी इनकम बढ़ जाएगी, अब मैं एक पैरासीटामोल की जगह 2 खाने लगूंगा। ऐसा भी नहीं होगा पहले मैं अगर 1 चम्मच नमक खाता हूं तो 4 चम्मच खाऊंगा बिकॉज सस्ता आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो इनकम इन इलास्टिक का केस आपका नेसेसरी गुड्स के केस में होता है।
अब यूनिटरी गुड्स के केस देख लो। यूनिटरी गुड्स का केस क्या कहता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। जितना 10% से इनकम बढ़ी तो 10% से मेरी डिमांड भी बढ़ जाए, उसको बोलेंगे हम लोग यूनिटरी इलास्टिक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं? पहला टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी क्लियर हो गया आपको, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। अब आते हैं नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी से। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? इनकम बढ़े, डिमांड कम हो जाए। मेरी इनकम बढ़ी, डिमांड कम हो गई, उसको बोलेंगे नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। ऐसा होता है बेटा इंफीरियर गुड्स के केस में। वो गुड्स जो इंफीरियर होते हैं, इनकम बढ़ते ही उनकी डिमांड कम हो जाती है। भाई देखो, पहले तुम क्या करते थे? पहले तुम ना यार लेट्स से मार्केट में वाडीलाल की आइसक्रीम खाते थे। पहले तुम्हारी इनकम कम थी, पहले तुम 10,000 रुपए कमाते थे, अब तुम 10 लाख रुपए कमाते हो। तुम क्या खाते हो? बास्किन रॉबिन्स खाने लगा तुम, ठीक है ना? तुम एकदम से तुम्हारी जो इंफीरियर गुड्स है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ में आ रही बात? आते हैं जीरो इनकम इलास्टिसिटी के ऊपर। जीरो इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? इनकम बढ़े या कम हो, डिमांड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा क्या होता है? ऐसा होता है इनकम इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज, मतलब वो नेसेसरी कमोडिटीज जो बिल्कुल सस्ती आती है मार्केट में। सॉल्ट परफेक्ट एग्जांपल है, मेडिसिन परफेक्ट एग्जांपल है इसका। उसे बोलते हैं जीरो इनकम इलास्टिसिटी। मतलब इनकम बढ़े या कम हो, इसकी डिमांड हमेशा कांस्टेंट रहेगी, कभी भी बढ़ेगी नहीं, कभी भी घटेगी नहीं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो तुमको पॉजिटिव क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं और जीरो क्या होते हैं, क्लियर हो गया। इसका फॉर्मूला भी क्लियर हो गया। चलो अगले टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर आते हैं, और वो है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब क्रॉस इलास्टिसिटी के अंदर क्या होता है कि बेटा डिमांड तो एक गुड की चेंज हो रही है, लेकिन प्राइस किसी और गुड का चेंज हो रहा है। तो मैंने यहां पर आपको लिख कर दिखाया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी with respect to percentage change in price of related goods। किसी रिलेटेड गुड्स के प्राइस के चेंज होने से डिमांड पर जब फर्क आएगा, उसको बोलेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। निकालेंगे कैसे? कैसे निकालेंगे? अब इलास्टिसिटी निकालनी है, ईडी एक्स वाई, दो गुड्स हैं एक्स वाई, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स with respect to percentage change in price of good y। ठीक है, इसको प्रोपोर्शनेट मेथड से कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई? तो वो कैसे लिखेंगे? ई डी एक्स वाई क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू एक्स अपॉन डेल्टा पी वाई इंटू पी वाई अपॉन क्यू एक्स। मतलब क्वांटिटी एक्स की चेंज हो रही है और प्राइस वाई का चेंज हो रहा है, उसको क्रॉस इलास्टिसिटी बोलेंगे। सिंपल। आओ जरा देखते हैं इसके भी टाइप। पहला टाइप है इसका पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या? अगर प्राइस वाई का बढ़ेगा तो डिमांड एक्स की बढ़ जाएगी। ऐसा होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। पेप्सोडेंट का प्राइस बढ़ा तो कोलगेट की डिमांड बढ़ जाएगी, इसको बोलेंगे पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? पेप्सोडेंट महंगा हो गया तो लोग क्या करेंगे? पेप्सोडेंट महंगा होगा तो जो पेप्सोडेंट कंज्यूम कर रहे थे सबके सब कोलगेट कंज्यूम करने लग जाएंगे। ठीक है ना? पेप्सी महंगी हो गई तो कोका कोला की डिमांड बढ़ जाएगी, इसको पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी बोलेंगे। मैं एकदम क्रक्स के साथ आपको लिख कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगा? नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? अगर एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाए या कम हो जाए तो दूसरे का डिमांड बढ़ेगी या कम हो जाएगी। बात समझो, अगर प्राइस वाई का कम हो जाए तो डिमांड एक्स की बढ़ जाएगी। ऐसा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। अगर मैं बोलूं पेट्रोल के प्राइसेस कम हो गए तो कार की डिमांड बढ़ गई, पेट्रोल के प्राइस कम हो गए तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। एक का प्राइस कम हो रहा है, दूसरे की डिमांड बढ़ रही है। एक और केस होता है, उसको बोलते हैं बेटा जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? चाहे प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए गुड एक्स में, डिमांड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे गुड एक्स का प्राइस बढ़े चाहे कम हो जाए, डिमांड ऑफ गुड वाई पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा होता है अनरिलेटेड गुड्स के केस में। वो गुड्स जो आपस में रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना, उस सारे गुड्स के केस में ऐसा होगा। अब जाकर
आया मेरे दिल को करार और ये चैप्टर हो गया है खत्म। तो भाई मैं फिर से बोल रहा हूं आपसे कि अगर 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 आपको मेरे साथ लाइव पढ़ना है तो स्पार्टन्स और फतेह बैच में फटाफट से एनरोल कर सकते हो। और अगर कोई समस्या आती है तो 8112601234 पे कॉल करो। और अगर फ्रैंक बुक के आप इस चैप्टर के डिमांड के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के परेशानी आती है तो उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। लेकिन वो तब अपलोड करूंगा जब इस वीडियो के ऊपर कम से कम 10,000 बच्चों ने ये वीडियो देखा हो और 100-150 बच्चों ने कमेंट किया हो कि मुझे डिमांड के न्यूमेरिकल्स का एक वीडियो चाहिए ही चाहिए। तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम आईएससी की फौज, ये वीडियो हर एक आईएससी के बच्चे तक आपको पहुंचाना ही पड़ेगा। ये आपका कर्तव्य है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। दिस इज योर मेंटर शुभम जगदीश। बाय।